नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। नए मेडिकल कॉलेज को लगभग 4,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है, जिसमें से लगभग 2,145 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और बाकी तमिलनाडु सरकार द्वारा दिए गए हैं। नए मेडिकल कॉलेज को विरुद्धनगर, नमकल, नीलगिरी, तिरुपुर, तिलवल्लूर, नागपट्टिनम, डिंडगुल, कुल्लारचिल्ली, अरलियारुल, रामनाथपुरम और कृष्णानगरी जिले में स्थापित किया गया है। इन मेडिकल कॉलेज की स्थापना देश के सभी हिस्सों में सस्ती चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किया गया है। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 1,450 सीटों की संचयी क्षमता वाले नए मेडिकल कॉलेज को स्थापित किया जा रहा है। इस योजना के तहत उन जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाता है जिनमें कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। चेन्नई में बनाए गए केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान कान्या परिसर भारतीय विरासत की रक्षा और शास्त्रीयता भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, जिसकी लागत 24 करोड़ है, जो पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद तमिलनाडु को सौगात देंगे नए अस्पतालों की और साथ ही साथ एक कला केंद्र की। रुख अगली खबर का कर लेते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट आज सुबह हैक हो गया था। हैकर्स ने उसका नाम एलॉन मस्क करके प्रोफाइल फोटो पर मछली की तस्वीर लगा दी थी। इसके साथ ही सारे ट्वीट्स भी पिछले कुछ वक्त में किए गए। कुछ देर बाद अकाउंट को रिस्टोर कर लिया गया और उन ट्वीट्स को भी हटा दिया गया। ये हैकर्स वही हो सकते हैं जिन्होंने पिछले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को भी हैक किया था, क्योंकि इस पर भी ठीक वैसा ही कंटेंट देखा जा रहा है जो तब देखा गया था। इससे पहले ICWA, IMA आदि के ट्विटर अकाउंट्स भी हैक हुए थे। हालांकि मंत्रालय के ट्विटर अकाउंट को फिर से रिस्टोर कर लिया गया है। मामले को ट्विटर के समक्ष उठाया गया है और अकाउंट को तत्काल सुरक्षित कर लिया गया है। अकाउंट के कुछ समय तक हैक रहने के दौरान साझा किए गए किसी भी ट्वीट को नजरअंदाज किया जाए, ऐसा केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीएम की सुरक्षा में चूक की हाई लेवल जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीएम की सुरक्षा खामियों की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब दोनों की जांच पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित करने का आदेश दिया था। अदालत ने गत सोमवार को इस मामले पर अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने समिति में चंडीगढ़ के DGP, IG राष्ट्रीय जांच एजेंसी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के ADGP को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। गौरतलब है कि 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले उस समय फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट के लिए फंस गया था जब वो फिरोजपुर जा रहे थे। रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोक लिया। 15 से 20 मिनट इंतजार करने के बावजूद जब स्थिति नहीं सुधरी तो पीएम मोदी के काफिले को वापस लौटाना पड़ा था।
रुक अगली खबर का करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को यूपी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने अपने अगले कदम के बारे में पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उनके सपा में जाने को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने मौर्य पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है रामदास आठवले ने, आइए आपको सुनाते हैं। ना, मुझे लगता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहले बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए थे, मंत्री उनको बनाया था। अभी उन्होंने बीजेपी छोड़कर सपा में जाने का निर्णय लिया है, तो उसके लिए मतलब क्या निर्णय लेना उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी मतलब सपा में जाने से ना बीजेपी का नुकसान होगा ना सपा को फायदा होगा। मतलब अगर वहाँ वो जा रहे तो जाने दो, लेकिन बीजेपी का कोई नुकसान होगा नहीं। मुझे लगता है कि बीजेपी के विधायक छोड़ रहे हैं ऐसा भी नहीं है। मतलब बहुत सारे पार्टी के लोग इधर उधर इलेक्शन के टाइम पर आना जाना होता है। जिसको टिकट नहीं मिलता है तो इधर नहीं मिलता है तो उधर जाता है, उधर नहीं मिलता है तो उधर जाता है, ये तो चलते रहता है। लेकिन बीजेपी जहाँ जहाँ कैंडिडेट इलेक्टिव मेरिट में नहीं है, ऐसे लोगों को टिकट नहीं देने वाले हैं। इसीलिए कुछ लोग पार्टी छोड़ सकते हैं, उसका कोई बीजेपी को नुकसान होगा नहीं। यूपी से लेकर गोवा तक बीजेपी विधायक अपना अपना पाला बदल रहे हैं। गोवा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को झटका लगा है। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद माइकल लोबो अपने पत्नी दलीला समेत कई लोगों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने से पहले उन्होंने कलांगुटे विधानसभा सीट से विधानसभा सदस्य के रूप में इस्तीफा भी दे दिया है। आपको बता दें कि नॉर्थ गोवा में लोबो की मजबूत पकड़ मानी जाती है। उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार जोसेफ रॉबर्ट सिकेरा को हराया था। पाला बदलते ही लोबो ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि गोवा में बीजेपी मनोहर पर्रिकर की विरासत को भूल चुकी है। वहीं उनका पाला बदलकर बीजेपी में जाने पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जिन्होंने पार्टी को छोड़ा है, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए पार्टी को छोड़ा है। इस पार्टी में ही वो बड़े हुए, जो कुछ उनको मिला इस पार्टी ने दिया। अब जब उनके ध्यान में आया कि उनकी पत्नी को टिकट चाहिए और वो भारतीय जनता पार्टी नहीं देने वाली, तो अपनी पत्नी का टिकट कहाँ मिलता है, तो वो कांग्रेस में मिलता है या कहीं और मिलता है, उसको देखते हुए वो बीजेपी को छोड़कर वहाँ गए हैं। उनका मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनको बड़ी निराशा हाथ में आएगी, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है। आज गोविंद गावड़े जी, इन्होंने बीजेपी में प्रवेश किया है, वे भी मंत्री है और एक इंडिपेंडेंट एमएलए के रूप में प्रियोर से चुनकर आए थे। एक ट्राइबल लीडर के रूप में भी उनको देखा जाता है और बहुत सुलझे हुए एक पॉलिटिशियन के रूप में उनको देखा जाता है। मैं ऐसा मानता हूं उनके आने से बीजेपी को फायदा होगा, हमारी सीट भी बढ़ेगी और एक अच्छा एडिशन बीजेपी में हुआ है। देश में कोरोना के कहर से कोहराम मचा हुआ है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर सरकार ने अपना अलर्ट मोड ऑन कर दिया है। देश के कई राज्यों में कड़ी पाबंदियों के बावजूद भी कोरोना संक्रमण पर काबू नहीं पाया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के दफ्तर में कोरोना का विस्फोट हुआ है। बीजेपी ऑफिस में कोरोना के एक साथ 42 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। चुनावी मौसम में जब बैठकों का दौर शुरू होना था, तब इतनी संख्या में लोगों का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आना पार्टी के लिए टेंशन बढ़ा दिया है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर में फिर राजनीतिक पार्टियों की मुसीबत कई गुना बढ़ गई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के कई दिग्गज नेता कोरोना के शिकार हो चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेताओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के कारण 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक लगी हुई है। बावजूद इसके संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बताया जा रहा है कि संक्रमित व्यक्तियों में सुरक्षा कर्मियों से लेकर दूसरे स्टाफ मेंबर भी शामिल हैं। देश में कोरोना बेकाबू रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,94,720 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 442 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। इस दौरान 60,406 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 4,868 हो गए हैं। कोरोना महामारी से देश में अब तक
कुल 4,84,655 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। संक्रमण दर बढ़कर 11.05% हो गया है। कोरोना की इस रफ्तार के बीच वैक्सीनेशन अभियान जोरों शोर से चल रहा है। अब तक 153 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोजेस दी जा चुकी हैं। देश में मंगलवार को कोविड रोधी टीके की 74,78,228 खुराकें लगाई गई, जिसके साथ ही देश में अब तक टीके की 153.7 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। कोरोना महामारी ने बीते 2 साल में लोगों के जीवन को अंदर तक झकझोर दिया है। लोग अपनी जीविका चलाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। कुछ समय इससे राहत मिलने के बाद एक बार फिर से कोरोना ने अपने तीसरे वेव के जरिए लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। इस बार फिल्म जगत के लोग ज्यादा ही इस कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और अब इसमें नाम आया है सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का। लता मंगेशकर कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट की गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब उनके स्वास्थ्य से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है। दरअसल लता मंगेशकर का इलाज मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में चल रहा है। मंगलवार को ही उनकी भतीजी रचना शाह ने यह क्लियर किया है कि वो ठीक हो रही हैं और स्थिति अब स्थिर है। 92 साल की लता मंगेशकर को कुछ दिन पहले ही दक्षिण मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। हाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।